नमस्कार। चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसान के भीतर छिपे लचीलेपन और सच्ची ईमानदारी का एक बहुत ही गहरा टेस्ट है। यह सोचने वाली बात है कि एक तरफ प्रकृति का भयानक तूफान उफान पर है और दूसरी तरफ एक इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा चल रही है। तो बिना देर किए इस स्रोत सामग्री में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में एक सच्चा चरित्र उभर कर सामने आता है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका तनावपूर्ण और खौफनाक माहौल। मूसलाधार बारिश, कलेजा चीर देने वाली हवाएं, ये भयानक मौसम एक साफ लकीर खींच देता है। एक तरफ वो साधन संपन्न लोग हैं जो अपनी गर्म रजाइयों में सुरक्षित दुबके हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनके लिए ये तूफान रुकने का नहीं बल्कि सीधे सीधे संघर्ष करने का इशारा है। ये पंक्तियां सिर्फ मौसम का हाल नहीं बताती, बल्कि आगे आने वाले भारी संकट की एक गंभीर चेतावनी देती हैं। भाग एक पिता की लाचारी। यहाँ कहानी में एक मजबूर पिता की एंट्री होती है, जिसे इस खतरनाक माहौल में बाहर निकलना ही पड़ता है। और यहीं पर समाज की वो गहरी खाई बिल्कुल साफ दिखाई देती है। एक तरफ शंकर है, एक गरीब मजदूर। उसका रिक्शा जर्जर हालत में है, ऊपर कोई पक्की छत भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वो इस तूफान में बाहर क्या कर रहा है। दरअसल उसकी बेटी बहुत बीमार है, उसे बुखार ने जकड़ा हुआ है और शंकर को उसकी दवा के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। ये सिर्फ गरीबी नहीं, एक पिता की हताशा है। वहीं दूसरी ओर वो अमीर गांव वाले हैं जो इस तूफान से बिल्कुल अछूते सुरक्षित बैठे हैं। ये विरोधाभास बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे जरूरत इंसान को तूफान से भी टकराने का हौसला दे देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात इस सब्र के कंसेप्ट को समझना है, जिस पर पूरी कहानी टिकी है। यहाँ सब्र का मतलब सिर्फ बैठकर इंतजार करना नहीं है। ये भारी मुसीबत और यहाँ तक कि गहरे अपमान के बावजूद अपना आपा न खोने और इंसानियत बनाए रखने की क्षमता है। जब दुनिया खिलाफ हो, हालात बदतर हों, तब भी अपनी अच्छाई न छोड़ना, असली सब्र यही है। भाग 2, अहंकार और तिरस्कार। चलिए अब उस घटना की ओर बढ़ते हैं जो इस तनाव को अचानक कई गुना बढ़ा देती है। ये विश्लेषण बड़ी ही खूबी से दिखाता है कि कैसे एक तूफान सबको बराबर कर देता है। गांव का सबसे अमीर और घमंडी व्यापारी सेठ धनीलाल आज अपनी महंगी कार के पास एकदम बेबस खड़ा है। उसका ड्राइवर तूफान की वजह से नहीं आया और सेठ को शहर के बैंक में बहुत ही जरूरी काम है, मतलब सारी दौलत धरी की धरी रह गई। ठीक इसी समय शंकर अपना पुराना रिक्शा लेकर वहां पहुंचता है और बड़ी ही सादगी से सेठ को शहर तक सुरक्षित पहुंचाने की पेशकश करता है। लेकिन यहां सेठ का जो अहंकार सामने आता है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। वो शंकर की फटी कमीज देखकर मदद लेने के बजाय बुरी तरह बरस पड़ता है। ये कोई मामूली इनकार नहीं था, ये सीधे सीधे एक इंसान के आत्मसम्मान को कुचलना था। सेठ के लिए शंकर सिर्फ एक गरीब और धूल के बराबर है। स्रोत सामग्री के मुताबिक ये सुनकर शंकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात, इतने कड़वे अपमान के बाद भी वो वहां से जाता नहीं है। भाग 3, बढ़ता हुआ तूफान। इस कड़वे तिरस्कार के बावजूद जो शारीरिक खतरा है वो अब तेजी से बढ़ने वाला है। आइए देखते हैं कि कैसे हालात कुछ ही पलों में पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। रात की मूसलाधार बारिश से सुबह तक स्थिति पहले ही खराब थी, लेकिन सेठ के शंकर को धुतकारने के कुछ ही मिनटों बाद सड़क किनारे का नाला अचानक भयानक उफान पर आ जाता है। अब यह सिर्फ तेज बारिश नहीं बल्कि जानलेवा फ्लैश फ्लड बन चुकी है, और वो महंगी कार जिस पर सेठ को इतना घमंड था, वो उस तेज बहाव में फंस जाती है। हालात ऐसे हैं कि सेठ सचमुच मौत के मुहाने पर खड़ा है। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या कोई व्यक्ति जीवन और मृत्यु के ऐसे क्षण में उस अपमान को भूल सकता है जो कुछ ही पल पहले उसे दिया गया था? क्या वो अपने अपमान करने वाले को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालेगा? भाग 4, बाढ़ और बचाव। कहानी अब अपने सबसे बड़े चरम पर पहुंचती है, जहां वो अमीर व्यापारी अपनी जान की भीख मांग रहा है। और यहां शंकर की अद्भुत इंसानियत देखने को मिलती है। बिना एक सेकंड सोचे, बिना किसी बदले की भावना के वो अपनी सुरक्षा को दांव पर लगा देता है। वो तुरंत कमर तक गहरे उफनते पानी में उतर जाता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस डरे सहमे सेठ को अपनी पीठ पर लादकर सूखी जमीन तक ले आता है। ये कदम साबित करता है कि सच्ची इंसानियत किसी भी दौलत या अहंकार से बहुत बहुत ऊपर है। भाग 5, सब्र का फल। तूफान आखिरकार थमता है और ये अपने पीछे एहसास और बदलाव का एक बहुत बड़ा फल छोड़ जाता है।
ये टेबल सेठ धनीलाल के भीतर आए उस पूरी तरह से बदल चुके मनोवैज्ञानिक नजरिए को बहुत शानदार ढंग से पेश करती है। ये हैरान करने वाली बात है कि बाढ़ के पहले जो व्यक्ति फटे कपड़ों वाले शंकर को सिर्फ एक गरीब समझता था, अब उसी शंकर में उसे अपना रक्षक नजर आता है। पहले इस सेठ को लगता था कि उसकी दौलत ही उसकी असली ढाल है, लेकिन उस नाले ने सिखा दिया कि प्रकृति के सामने पैसा कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं। जिस इज्जत का उसे इतना घमंड था वो चकनाचूर हो गई, और उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को उसने पैरों की धूल समझा था, उसी ने आज उसकी जान बचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब शंकर के लिए कुछ बहुत ही ठोस इनामों में बदल जाता है। सेठ केवल धन्यवाद कहकर पल्ला नहीं झाड़ता, वो शंकर की सबसे बड़ी चिंता दूर करता है। तुरंत एक बेहतरीन डॉक्टर बुलाकर शंकर की बीमार बेटी का इलाज करवाता है, और इतना ही नहीं, वो शंकर को एक बिल्कुल नया ऑटो रिक्शा भी गिफ्ट करता है, ताकि भविष्य में उसे तूफानों और कड़ी धूप का सामना ऐसे न करना पड़े। दोनों शुरुआती समस्याएं यहां हल हो जाती हैं। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे अहम बातें निकल कर आती हैं वो बिल्कुल साफ हैं। पहला, हालात चाहे कितने भी बुरे हों और सामने वाला कितना भी अपमान करे, अपनी इंसानियत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा, जिंदगी के तूफान ही हमारे असली चरित्र की पहचान कराते हैं। तीसरा, सब्र और ईमानदारी का रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन इसका फल सच में सबसे मीठा होता है। और अंत में, कुदरत के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियां और बैंक बैलेंस धरे के धरे रह जाते हैं। ये विश्लेषण अंत में एक ऐसा विचार छोड़ जाता है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। अंधे अहंकार और सामने खड़े एक असली तूफान के बीच क्या बिना किसी स्वार्थ के मदद करने वाली वो इंसानियत हम सभी के भीतर मौजूद है? इसी सवाल के साथ आज की इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। ये सचमुच गहराई से विचार करने वाला विषय है।